जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए आज बढ़ेंगे IUPAC नेमिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में। जिस फार्मूला को जानने के बाद आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम आसानी से लिख सकते हो। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था IUPAC नेमिंग का फार्मूला। तो उस फार्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज IUPAC नेमिंग का फार्मूला क्या था? तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट। इसको आप लोग अल्क भी कह सकते हो, वर्ड रूट को अल्क भी कह सकते हो। उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स और सबसे अंत में लिखा जाता है 2 डिग्री सफिक्स। इस तरह से तो ये IUPAC नेमिंग का एक सामान्य फार्मूला रहा। इस फार्मूला को जानने के बाद आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हो। तो हम लोग बारी बारी से इन सबों का अध्ययन करते हैं। शॉर्टकट में आप लोग पहले जान ले कि इसका प्रयोग हम लोग ब्रांच के लिए करते हैं या फिर स्टार्ट ही कर देते हैं। पहला हमें जानना है 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। इसको हम लोग 2 डिग्री पूर्व लग्न भी कहते हैं, इसको द्वितीयक पूर्व लग्न कहते हैं। ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न। आपको बता दें कि इस 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं ब्रांच के लिए, यानी कि इसका प्रयोग ब्रांच के लिए किया जाता है। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शाखाएं होंगी उन शाखाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ब्रांच के लिए करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे आप लोगों को दिख जाएगा कि ब्रांच के रूप में फ्लोरीन F, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे फ्लोरीन के लिए क्या लिखना है, फ्लोरो लिखना है। अगर आपको दिख जाए Cl के लिए लिखोगे क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो लिखोगे। अगर आपको दिख जाए ब्रोमीन Br, तो इसके लिए लिखोगे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। अगर आपको आयोडो देखने को मिल जाए आयोडीन, तो इसके लिए लिखोगे आयोडो। ये 4 ब्रांच हैं। इसको आप लोग इस तरह से एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। फूलन देवी कल बिहार आई, और इन चारों का नाम इस तरह से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से आप लोग देखो, ये भी कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं, ये भी ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। NO2 रहेगा तो लिखोगे नाइट्रो, NO2 के लिए लिखा जाता है नाइट्रो। उसके बाद और भी देख ले, अगर आपको दिख जाए NO, सिर्फ NO, तो इसके लिए लिखोगे नाइट्रोसो, NO के लिए नाइट्रोसो लिखोगे। उसके बाद अगर आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट ये R, अगर R देखने को मिल जाए तो इसको लिखोगे आप लोग एल्काइल, R के लिए लिखोगे एल्काइल। और R जो है ना, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। R जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को जब एक ही कार्बन देखने को मिले और इसका बॉन्ड खाली हो, ये ब्रांच के रूप में हो, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखोगे मेथ, ये अल्क के रूप में हो गया मेथ, और उसके बाद YL जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल। उसी प्रकार से आपको ये भी देखने को मिल सकते हैं CH2CH3, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे ईथ, 2 कार्बन है तो ईथ, और अंत में जोड़ दोगे YL, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। उसी प्रकार से अगर आपको ये देखने को मिल जाए CH2CH3 ये, और इसका ये वाला बॉन्ड खाली हो, ये बॉन्ड खाली हो, तो इस कंडीशन में आप लोग लिखोगे इसको प्रोपाइल। प्रोप क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप, और अंत में जोड़ देंगे YL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। लेकिन कंफ्यूजन तब उत्पन्न होता है जब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग लिखें CH3 CH, इसका ये बॉन्ड खाली कर दिए, उसके बाद लिख दिए CH3 ये, तो इसमें भी कार्बन का संख्या कितना है, 3, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए लिखोगे प्रोप, और अंत में क्या जोड़ देना है YL, तो इसमें भी 3 कार्बन प्रोप, और इसमें भी 3 कार्बन तो प्रोप, और अंत में जोड़ दिए YL। अब इन दोनों का नेमिंग जो है ना वो सेम नहीं होता है। ये सब तो आसान है कि एक कार्बन मिथाइल लिख दिए,
2 कार्बन इथाइल लिख दिए, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ऊपर भी लिखते हैं और प्रोपाइल नीचे भी लिखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब प्रारंभिक कार्बन का बॉन्ड खाली हो और बाकी बाद कार्बन जो है ना स्ट्रेट चेन में जुड़े हो, तो उसको आप लोग कहोगे नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल हो जाएगा ये। उसके बाद इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये वाला बॉन्ड खाली है, इसको हम आगे भी बताएंगे। जब इस तरह का समूह आप लोगों को देखने को मिल जाए तो इसको लिखोगे आप लोग आइसोप्रोपाइल। क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल। और आइसो लिखने का हम तरीका भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे, और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग सेकेंड से। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जस्ट पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये CH3 CH और ये एक बॉन्ड खाली और ऊपर में ये रहा CH3, ये इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों को एक छोर पर ये पूरा समूह देखने को मिल जाए, किसी एक छोर पर इतना हो, तो आप लोग इसके लिए लिखोगे आइसो। क्या लिखोगे? आइसो। जैसे आपको समूह देखने को मिल जाए इसी से रिलेटेड, अगर आपको देखने को मिल जाए CH3 CH2, उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला समूह CH3, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये CH, उसके बाद CH2 और ये बॉन्ड खाली है, ये मेन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है ये है कौन सा कार्बन? ये मेन चेन का कार्बन है, ये है मेन चेन का कार्बन, यानी मेन चेन का कार्बन है, उससे ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए ये एक ब्रांच कहलाएगा। और इस ब्रांच का नाम आप लोग लिखोगे, तो इसका नेमिंग के लिए आप लोग देखना कि इतना समूह जो है ना, यह ब्रांच के एक छोर पर स्थित है, इतना समूह जो है वो ब्रांच के एक छोर पर है, इसलिए इसके लिए लिखोगे आप लोग आइसो। इसके लिए क्या लिखना है? आइसो। इस पूरे समूह यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए लिखना है आइसो। अब चूंकि इसमें टोटल कार्बन का संख्या है 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो लिखोगे 4 के लिए ब्यूट और उसके बाद अंत में लिख दोगे बायल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल नाम हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे CH3 CH, ऊपर में CH3 जुड़ा हुआ है, उसके बाद CH2, फिर CH2 और एक बॉन्ड खाली है, और ये एक ऐसा कार्बन है जो कि मेन चेन का कार्बन है। ये भी कौन सा कार्बन? मेन चेन का कार्बन। तो इस कंडीशन में आप लोग इस पूरे ब्रांच का नाम जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इस ब्रांच का नाम क्या लिखोगे? तो देखिए ये एक छोर पर इतना समूह उपस्थित है, ये समूह, तो इस समूह के लिए आप लोग लिखोगे आइसो। ये इस समूह के लिए लिखना है आइसो। अब इसमें टोटल कार्बन का संख्या देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन के लिए लिखोगे पेंट और अंत में लिखोगे वायल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। यानी आप लोगों को जैसे ही ये वाला समूह देखने को मिल जाए, ये इसको आप लोग A नंबर भी मान सकते हैं, ये इतना समूह देखने को मिल जाए एक छोर पर ये उपस्थित हो, एक छोर पर, तो इस कंडीशन में आप लोग लिखोगे इसके लिए आइसो, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये इस तरह से दे दिया जाए, B नंबर में देखेंगे, अगर ये मिल जाए CH3 CH और ऊपर में ये CH3, ये इतना। उसके बाद अगर आप लोगों को एक छोर पर ये ना मिले, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ मिल जाए B नंबर में, यहाँ पर CH2 और ये CH3, ये, और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये मेन चेन का कार्बन है। ये किसका कार्बन है? तो मेन चेन का कार्बन है, ये मेन चेन का कार्बन, ये मेन चेन का कार्बन है। ये मेन चेन का कार्बन हो और साथ में इससे जुड़ा हुआ समूह इतना मिल जाए आप लोगों को, ये समूह जुड़ा हुआ मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे सेकेंडरी। इस पूरे समूह के लिए क्या लिखना है? इतना के लिए सेकेंडरी लिखोगे, सेकेंडरी लिखा जाता है। और इसमें आप लोग देखो कि टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो इसके लिए लिखोगे सेकेंडरी, उसके बाद ब्यूट और अंत में लिखोगे वायल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी प्रकार से और भी देख सकते हो, अगर आप लोगों को इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH और ऊपर में CH3, इतना, और उसके बाद ये जो कार्बन है ये फिर से कौन सा कार्बन है? मेन चेन का कार्बन है। तो आप लोग देखो कि मेन चेन के कार्बन से ये इतना समूह जैसे ही जुड़ा हुआ मिल जाए, ये वाला समूह, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे सेकेंडरी, सबसे पहले लिखना है इसके लिए सेकेंडरी। और उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि इसमें टोटल कार्बन का संख्या 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, इसलिए लिखोगे पेंट और अंत में जोड़ देना है वायल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल। इसी प्रकार से और भी नेमिंग कर सकते हो, जैसे C नंबर आप लिख देखिए, अगर आप लोगों को इस तरह का समूह मिल जाए CH3 C, ऊपर में भी CH3 और नीचे में भी CH3, अगर आप लोगों को मेन चेन के कार्बन से, ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? तो ये कार्बन है मेन चेन का कार्बन, ये मेन चेन
का कार्बन है। अब मेन चेन के कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ ये वाला समूह, इतना समूह जस्ट ये समूह जुड़ा हुआ मिल जाए, इतना समूह मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे, ये इतना समूह के लिए लिखोगे, ये पूरे समूह के लिए, इसके लिए लिखोगे टर्शियरी। क्या लिखोगे? टर्शियरी, और इसको शॉर्टकट में टर्ट लिखा जाता है, टर्शियरी लिखोगे। अब चूंकि इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो लिखोगे ब्यूट, और अंत में जोड़ दोगे वायल, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इसी प्रकार का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे CH3 नहीं CH3 CH2, उसके बाद फिर CH3 ऊपर में, CH3 नीचे में, और ये जो कार्बन है ये कार्बन है मेन चेन का कार्बन। किसका कार्बन है? मेन चेन का। ये कार्बन मेन चेन का है। अब मेन चेन के कार्बन से देख रहे हो कि इतना समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला समूह मेन चेन के कार्बन से इतना समूह जुड़ा हो, तो इसके लिए डायरेक्ट आप लोगों को क्या लिखना है? तो इसके लिए लिखना है, ये इतना के लिए लिखना है टर्शियरी। उसके बाद टोटल कार्बन का संख्या इसमें कितना है? 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कार्बन के लिए लिखोगे पेंट, और अंत में जोड़ दोगे वायल, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी पेंटाइल। ये नाम हो गए, ये कुछ ब्रांच के नाम हो गए। और भी कुछ देखेंगे, एक और एग्जाम्पल जो है ना इसी तरह का बाकी है, उसको देख लेते हैं, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर डी में देखना कि अगर आप लोगों को एक छोर पर ये समूह देखने को मिल जाए, CH3 यहाँ पर CH2 और ये खाली है, और यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को एक छोर पर इतना समूह देखने को मिल जाए, ये पूरा समूह एक छोर पर देखने को मिल जाए, ये पूरा समूह कहाँ मिल जाए? एक छोर पर इतना समूह उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में आप लोग लिखोगे, इसके लिए लिखा जाएगा नियो। क्या लिखोगे? नियो। अगर इतना समूह एक छोर पर मिल जाते हैं तो उसके लिए लिखा जाएगा नियो। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इसके लिए तो नियो लिख देंगे, और साथ में इसमें देखो कार्बन का संख्या कितना, 1 2 3 4 और ये 5, तो नियो, और कार्बन का संख्या 5, तो इसलिए लिखेंगे इसको पेंटाइल, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखें, CH3 नीचे CH3, उसके बाद ये CH2 और ये जुड़ा हुआ है मेन चेन के कार्बन से। ये जो कार्बन है वो मेन चेन का कार्बन है, तो इस कंडीशन में क्या लिखोगे आप लोग? तो देखिए, एक छोर पर आप लोगों को जैसे ही इतना समूह देखने को मिल जाए, ये समूह देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे इसके लिए नियो लिख दिए। उसके बाद इसमें टोटल कार्बन का संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, तो 6 के लिए लिखोगे हेक्स, और अंत में जोड़ दोगे वायल, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे किसके? तो एल्काइल समूह के। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिल सकता है OR, इसके लिए लिखोगे एल्क, और अंत में जोड़ दोगे ऑक्सी। क्या लिखोगे? एल्कॉक्सी, एल्क उसके बाद ऑक्सी, एल्कॉक्सी हो जाएगा इसका नाम। इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ये इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। जैसे ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन, उसके साथ जोड़ दिया हम CH3, इसमें देख रहे हो आप एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखोगे मेथ, और उसके बाद अंत में जोड़ देना है ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। OCH3 को लिखेंगे हम लोग मेथॉक्सी, OCH3 को मेथॉक्सी लिखा जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखिएगा, इधर देख लें, O के साथ लिखा हुआ है CH2, उसके बाद CH3, O के साथ CH2 और उसके बाद CH3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, और उसके बाद उस अंत में जोड़ दोगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। अगर इसी प्रकार से आप लोगों को ये देखने को मिल जाए O CH2 और CH3, तो इसमें देखो कार्बन का संख्या कितना है? 3 है, 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोप, और अंत में जोड़ देना है ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप ऑक्सी हो जाएगा नाम इसका। तो ये रहा एल्कॉक्सी का। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप लोगों को देखने को मिल जाइए CH3 और ये CH3, इसका ये बॉन्ड खाली है, तो देखो इस समूह के लिए हम लोग लिखते हैं टर्शियरी। क्या लिखते हैं? टर्शियरी। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अंत में जोड़ देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटॉक्सी। इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं आप ब्रांच का। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, जैसे O के साथ जुड़ा हुआ है CH2, फिर CH, यहाँ पर CH3
और इधर भी CH3। आप देखो कि एक छोर पर इतना समूह है और इस समूह के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि इतना समूह जैसे ही आप लोगों को मिल जाए तो इसके लिए लिखेंगे आइसो, और टोटल कार्बन का संख्या 4 तो ब्यूट, और अंत में जोड़ देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटॉक्सी, ये नाम हो। इसमें कुछ और स्पेशल नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कंपाउंड में देखने को मिल सकते हैं। जैसे R है तो एल्काइल समूह कहेंगे, R को क्या कहेंगे? एल्काइल समूह। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है CH3, ये बॉन्ड खाली है तो इसको कहेंगे मिथाइल। लेकिन इसको इससे अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा करके और Cl जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और जोड़ दिए Cl, तो इसका नाम लिखोगे आप लोग क्लोरोमिथाइल। क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, और उसके बाद एक कार्बन है तो मेथ, और अंत में जोड़ दोगे Yl, तो नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। उसी प्रकार से देखने को मिल सकते हैं इस तरह से CH2, और यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है ब्रोमो, और ये बॉन्ड खाली है। ये बॉन्ड जो है ना, ये मेन चेन के कार्बन से जुड़े रहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा Br के लिए ब्रोमो लिख दिए, ब्रोमो। और इसमें देख रहे हो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, और अंत में जोड़ देंगे Yl, ब्रोमोमिथाइल हो जाएगा। इस तरह के और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को लिखा हुआ मिले CH2 इसके साथ NH2, इसका प्रयोग वैसे अभी हम नहीं करेंगे, अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है तो इसको आप लोग लिखोगे क्या? ये देखो, ये एमीन जुड़ा हुआ है और उसके बाद मिथाइल समूह है, तो इसको लिखोगे एमिनोमिथाइल लिखोगे। तो ये ब्रांच के एग्जाम्पल रहे। अगर इन सभी ब्रांच को आप लोग ध्यान से देख करके और अच्छे से नोट करने के बाद याद कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में आप लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी। यानी आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब इस तरह का बड़ा बड़ा ब्रांच देखने को मिले तो आप उनका नेमिंग आसानी से कर सकते हो, है ना। तो ये ब्रांच का जानकारी रहा, यानी ये 1 डिग्री प्रीफिक्स का जानकारी रहा, यानी ये द्वितीय पूर्व लग्न का जानकारी रहा। अब हम लोग देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स को, तो इसके थर्ड स्लाइड में देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स को। 1 डिग्री प्रीफिक्स सब लोग ध्यान से देखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री, इसके बाद वाला सारे बिल्कुल आसान से हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक, सेकेंड नंबर। यह है प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न। और आपको बता दें कि प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हो तो इसका प्रयोग करें, अन्यथा न करें। इसका प्रयोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और साइक्लिक कंपाउंड में भी कौन सा साइक्लिक कंपाउंड आप लोगों को 3 प्रकार के देखने को मिल सकता है। जब कंपाउंड में एक ही साइकिल हो, जब कंपाउंड एक ही साइकिल बना रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोग लिखोगे साइक्लो। एक साइकिल हो तो लिखोगे साइक्लो। और 2 साइकिल का 2 कंडीशन हो सकता है, 2 साइकिल का 2 कंडीशन, या तो एक साइकिल बन जाए, जैसे ये एक साइकिल है साइक्लो लिख दिए, ये भी एक साइकिल है तो इसके लिए क्या लिखोगे साइक्लो। ये आप लोग देखो इसमें कार्बन का संख्या हम डिफरेंट ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन एक साइकिल हो तो क्या लिखोगे साइक्लो। अब 2 साइकिल की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं। जैसे पहला कंडीशन रहा ये 2 साइकिल एक ये, लेकिन इसमें कॉमन कार्बन का संख्या कितना है? एक ऐसा कार्बन है जो 2 साइकिल में आ रहे हैं। तो 2 साइकिल हो और कॉमन कार्बन का संख्या 1 हो तो इसके लिए लिखोगे आप लोग एस्पाइरो। ये स्पाइरो कंपाउंड हो जाएंगे, इसके लिए लिखना है एस्पाइरो। 2 डिग्री जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होंगे वो क्या लिखना है? एस्पाइरो लिखना है। 2 साइकिल का एक और कंडीशन बनेंगे, जैसे 2 साइकिल है और इसमें कॉमन कार्बन का संख्या 1 से अधिक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन, ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन कार्बन है। ये दोनों कार्बन दोनों साइकिल में आ रहे हैं। इसमें कॉमन कार्बन का संख्या 1 तो स्पाइरो लिख दिए, इसमें कॉमन कार्बन का संख्या कितना है? 2 है, तो इसके लिए लिखोगे आप लोग बाईसाइक्लो। यानी साइक्लिक कंपाउंड हो तो हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे, अन्यथा 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में 1 डिग्री प्रीफिक्स होंगे कितने? तो 3 होंगे, साइक्लो, स्पाइरो और बाईसाइक्लो। साइक्लो कब लिखेंगे? जब साइकिल एक ही होंगे। स्पाइरो कब लिखेंगे? जब 2 साइकिल हो और कॉमन कार्बन का संख्या 1 हो। बाईसाइक्लो कब लिखेंगे? जब 2 साइकिल हो और कॉमन कार्बन का संख्या कितना हो? 2 हो, तो बाईसाइक्लो लिखेंगे। तो ये रहे 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्राथमिक पूर्व लग्न। उसके बाद है तीसरा नंबर आप लोगों का वर्ड रूट, जिसको आप लोग अल्क
अल्क के नाम से भी जानते हो, इसको अल्क भी कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं, है ना। इसको हम लोग मूल धातु भी कहेंगे, है ना। इसको अल्क के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि इस अल्क का प्रयोग कार्बन की संख्या के लिए किया जाता है। कार्बन की संख्या को व्यक्त करने के लिए करते हैं, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कार्बन का संख्या कितना है इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो अल्क का प्रयोग करेंगे, वर्ड रूट का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने, अगर कार्बन का संख्या 1 हो तो आप लोग लिखोगे इसके लिए मेथ, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वैसे अगर आप लोग इंटर साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो 1 कार्बन के लिए मेथ लिखोगे, 2 कार्बन के लिए लिखोगे एथ, 2 कार्बन के लिए एकथ। इसी प्रकार से अगर कार्बन का संख्या 3 हो तो 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन का संख्या 4 हो तो लिखोगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कार्बन का संख्या 5 हो तो लिखोगे पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखोगे। 7 कार्बन रहे तो हेप्ट लिखोगे आप लोग, हेप्ट। 8 कार्बन रहे यानी कार्बन का संख्या 8 रहे तो लिखोगे ऑक्ट। कार्बन का संख्या 9 रहे तो लिखोगे नॉन, और कार्बन का संख्या 10 रहे तो क्या लिखोगे डेक। वैसे तो आप लोगों का काम इतना ही से चल जाएंगे, लेकिन और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि कार्बन का संख्या कितना रहे 11, कार्बन का संख्या कितना रहे 11, तो 11 कार्बन के लिए लिखोगे आप लोग अनडेक। यानी कार्बन का संख्या जब रहे 11, कार्बन का संख्या कितना रहे 11, तो इसके लिए लिखोगे अनडेक। अगर कार्बन का संख्या रहे 12, 12 के लिए लिखोगे डोडेक। कार्बन का संख्या 12 हो तो लिखोगे डोडेक। इसी प्रकार से कार्बन का संख्या 13 रहे तो ट्राइडेक, 14 रहे तो टेट्राडेक, 15 रहे तो पेंटाडेक, 16 रहे तो हेक्साडेक, है ना। उसी प्रकार से जब कार्बन का संख्या 20 रहे, जब कार्बन का संख्या 20 रहे तो उसके लिए लिखोगे इओकॉस। 21 रहे तो हेनियोकॉस, है ना। तो इसी प्रकार से आप अदर, वैसे तो इससे ज़्यादा कार्बन का संख्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे नहीं, इतना ही तक आप लोगों को याद रखना है। 1 से लेकर के 12 तक अनडेक और डोडे तक याद रखना है। यानी वर्ड रूट जो है, इस वर्ड रूट का प्रयोग करते हैं हम लोग कार्बन की संख्या को व्यक्त करने के लिए। और बता दें कि इसको हम लोग तीसरे नंबर पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। क्या होता है 1 डिग्री सफिक्स। तो चौथा नंबर पॉइंट में देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न कहेंगे इसको, प्राथमिक अनुलग्न। और बता दें कि प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग हम लोग कहते हैं संतृप्तता को दर्शाने के लिए। यानी कोई कंपाउंड संतृप्त है या फिर असंतृप्त है, इस चीज़ को जानना हो तो हम लोग 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करेंगे। संतृप्तता को व्यक्त करने के लिए 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं। संतृप्तता को दर्शाना हो तो 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कोई कंपाउंड संतृप्त है यानी सैचुरेटेड है, तो उसमें देखना कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो 1 डिग्री सफिक्स के रूप में लिखा जाता है क्या, एन लिखा जाता है। यह आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए। बी नंबर, अगर कंपाउंड असंतृप्त है अनसैचुरेटेड है, तो उस कंडीशन में देखना कि उसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए लिखोगे एन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए लिखोगे आइन लिखोगे। अगर आप लोगों को 2 डबल बॉन्ड का संख्या 2 मिले, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का संख्या 2 मिले, तो इसके लिए लिखोगे डाई इन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का संख्या 2 हो, है ना, तो इसके लिए लिखोगे आप लोग डाई आइन। इस तरह से ये भी लिखे जा सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का संख्या 3 हो तो 3 के लिए लिखोगे ट्राई इन, 4 हो तो 4 के लिए लिखोगे टेट्रा इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का संख्या 2 है तो डाई आइन,
3 है तो लिखोगे ट्राइआइन, 4 रहेगा तो टेट्राआइन, इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अब लास्ट है, इस फार्मूला का लास्ट है 2 डिग्री। ये देखो, ये जो अपना IUPAC नेमिंग का फार्मूला है, इस फार्मूला का लास्ट पॉइंट है 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी लास्ट है 2 डिग्री सफिक्स। और इसको हिंदी में कहोगे आप लोग द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। और इस द्वितीयक अनुलग्न का प्रयोग तब किया जाता है जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो, यानी इसका प्रयोग क्रियाशील मूलक के लिए करते हैं। जब कंपाउंड में क्रियाशील मूलक हो तो इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्रियाशील मूलक प्रेजेंट रहेंगे तो इसका प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो अपना सारा स्लाइड लगता है कि समाप्त हो गया है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। और अगले लेक्चर में आप लोगों को क्रियाशील मूलक के बारे में, ये जो 2 डिग्री सफिक्स है, इस 2 डिग्री सफिक्स के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अब देखिए, जब आप लोग इंटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हो तो इसे आप लोग आसानी वे में नहीं लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी को पढ़ने के बाद लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। और जब इस छोटे छोटे से चीज़ों को पढ़ने के बाद लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं तो ये आसान चीज़ें नहीं होंगी। जब आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो अपना पूरा समय लगा दो इसको पढ़ना है, यानी थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करना है। और साइंस की जो भी चीज़ें हो जब पढ़ाए जा रहे हो, या फिर आप NCERT बुक से पढ़ें या किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ें या फिर खुद से स्टडी करें या ऑनलाइन स्टडी करें, तो आप लोग पूरा समय दे करके इस स्टडी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, तभी आप लोग कुछ बेहतर कर पाओगे। नहीं तो आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि पढ़ने वाले बहुत होते हैं भाई, बहुत सारे लड़के होते हैं पढ़ने वाले। जब आप फ़ोन निकाल करके या फिर कहीं दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे होते हो तो उस समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, और आपको उन्हें मात देना है, उन्हें हराना है, तभी आप आगे लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना 1 मिनट भी समय बर्बाद न करें और 100% पढ़ाई पर दे, तभी सफल हो पाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बाय।